डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th 2025 के उर्दू के फाइनल पेपर को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, आपका उर्दू का फाइनल पेपर बिल्कुल इसी पैटर्न में पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्सा अलिफ को देखें। पहला सवाल है, दर्ज झैल गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़कर इसके आखिर पर पूछी गई खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर करें। तो आप इस पैसेज को अच्छे से रीड करें। ज़बान का तस्वुर समाज के बगैर नहीं किया जा सकता। इस लाइन को आप अच्छे से देख लेना। फ़र्द की अपनी कोई ज़बान नहीं होती, वो समाज से एक ज़बान सीखता है। तहरीर की अहमियत के बावजूद ज़बान की बुनियाद बोल चाल में है। ज़बान सीख ली जाए तो ये एक आदत बन जाती है। ज़बान सीखने के अमल में नज़्म ख़ास मददगार साबित होती है। नज़्म को याद रखना निस्बतन आसान है। इसे याद रखने के लिए बच्चों को ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती है। बार बार सुनने, पढ़ लेने और दोहराने से नज़्म खुद ब खुद याद हो जाती है। नज़्मों को गा कर सुनाएं और बच्चे साथ गाएं। उस्ताद को चाहिए कि अच्छी नज़्म का इंतखाब करें जो रोज़मर्रा के मुआमलात से मुतल्लिक हो, जिनके जुमलों की तश्कील लफ्ज़ियाती और बनावटी न हो। इसके अलावा कहानियाँ भी ज़बान सीखने के लिए बहुत मददगार होती हैं। अब देखें, पहली फिलअप क्या है? ज़बान का तस्वुर डैश नहीं किया जा सकता। तो क्या आएगा? ज़बान का तस्वुर समाज के बगैर नहीं किया जा सकता। पैसेज की पहली लाइन में ही ये आंसर है। उस्ताद को चाहिए अच्छी अच्छी डैश को इंतखाब करें। तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छी अच्छी नज़्म का इंतखाब करें। ठीक है, अच्छी अच्छी नज़्मों का इंतखाब करें। ज़बान सीख ली जाए तो डैश बन जाती है, एक आदत बन जाती है। ठीक है, ये भी हमने ऊपर देख लिया। ज़बान सीखने के अमल में नज़्म ख़ास मददगार साबित होती है। बच्चों को नज़्म हमेशा गा कर सुनाएं। ठीक है, यहाँ पर देखें, गा कर सुनाएं। उसके बाद दूसरा सवाल है, दर्ज झैल शेरी जुज़ को गौर से पढ़कर इसके आखिर पर दिए गए मारूजी सवालात में से सही जवाब का इंतखाब करें। अब आप इस शेरी बंद को, इस स्टैंजा को आप अच्छे से पहचानें कि ये किस सिन्फ का है। नज़्म का है, रुबाई का है, मरसिया कता, किस सिन्फ से ये लिया गया है? अंदाज़ गुफ्तगू ने धोखे दिए है वरना, नगमा है बूए बुलबुल, बू फूल की चहक है। कसरत में हो गया है वहदत का राज मख्फी, जुगनू में जो चमक है वो फूल में महक है। ये इख्तिलाफ फिर क्यों हंगामों का महल हो, हर शय में जब कि पिन्हा खामोशी अज़ल हो। तो होपफुली आपने पहचान लिया होगा कि ये बंद नज़्म जुगनू से लिया गया है और इसके शायर हैं अलामा इकबाल। कसरत में कौन सा राज छुपा है ये हमने ऊपर देख लिया। तो ऑप्शन अलिफ इसका सही है, वहदत का। जुगनू को क्या दी गई? जुगनू को चमक दी गई, ऑप्शन जीम। उसके बाद ये बंद किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? तो मैंने आपको कह दिया ये बंद है नज़्म का। ठीक है, उसके बाद इस बंद के खालिक कौन है, यानी इस बंद के मालिक कौन है, लेखक कौन है, राइटर कौन है? तो ये है अलामा इकबाल। महक किसको मिली है? तो महक मिली है फूल को। महक खुशबू को कहते हैं, इसलिए फूल को आएगा। तीसरा सवाल है, दर्ज झैल इबारत को गौर से पढ़ें और इसके आखिर पर पूछे गए सवालात के जवाबात दीजिए। तो ये भी 5 मार्क्स का है। हमारे मुल्क में कई तरह के रंग बिरंगे परिंदे मौजूद हैं, कोई सुरीली तो कोई करख्त आवाज़ वाला, यानी सख्त आवाज़ वाला। कुछ आसमान की बुलंदियों पर उड़ने वाले जैसे चील, कबूतर, अकाब, जबकि बाज़ पानी में तैरने वाले जैसे बतख वगैरह। हिंदुस्तान में जो ख़ास परिंदे पाए जाते हैं उनमें से मोर हिंदुस्तान का कौमी परिंदा है। ये 4 फुट लंबा, लंबी गर्दन और चमकीले रंगों वाला परिंदा है। खूबसूरत नाच दिखाता है और हिंदुस्तान के अलावा लंका और अफ्रीका में पाया जाता है। यहाँ मैना और तोता भी पाए जाते हैं। ये दोनों परिंदे बोलना सीख जाते हैं और कई जुमले रट कर फर फर बोल सकते हैं।
मैना काली जबकि तोते का रंग हरा है। तोते को जितनी मर्जी प्यार से पाल लो, एक बार उड़ जाए तो वापस नहीं लौटता। यही से बेमुरव्वत लोगों के लिए तोता चश्म की मिसाल बनी है। हमारे मुल्क में किस किस्म के परिंदे पाए जाते हैं? तो इसका जवाब है हमारे मुल्क में कई किस्म के रंग बिरंगे परिंदे पाए जाते हैं। दूसरा है आसमान की बुलंदियों पर उड़ने वाले परिंदे कौन कौन से हैं? ऊपर हमने पैसेज में देखा, चील, कबूतर, अकाब वगैरह। हिंदुस्तान के अलावा मोर किन मुल्कों में पाया जाता है? तो हमने ऊपर पढ़ा था, एक आ गया आपका लंका, दूसरा आ गया आपका अफ्रीका। ठीक है। कौन सा परिंदा पालने के बाद उड़ जाए तो वापस नहीं आता? तो वो है तोता। आखिरी सवाल, इस इक्तिबास का उन्वान क्या है? यानी इसका सूटेबल टाइटल आपको लिखना है, तो वो आप मुझे कमेंट करके खुद बताएंगे। उसके बाद हिस्सा बे को देखें। दर्ज झैल जुमलों को इस तरह इस्तेमाल करें कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़े हो जाए। तज़कीर व तानीस मुज़क्कर मुअन्नस को कहते हैं। पहले नंबर पर है इमारत। कितनी ऊंची इमारत है? ठीक है, देखो ऊंची कितनी, ये दोनों अल्फाज इमारत को मुअन्नस बना रहे हैं। ठीक है, तो आपने आखिर में ब्रैकेट में बता देना है कि जुमला मुज़क्कर है या मुअन्नस है। दूसरे नंबर पर है शरबत। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर कन्फ्यूजन रहती है शरबत में। शरबत जब आप डिक्शनरी को देखेंगे तो ये एक मुज़क्कर लफ्ज़ है। ठीक है, तो इसको हमेशा आपने मुज़क्कर में ही रखना है। मैंने शरबत पिया। ठीक है, या शरबत बहुत मीठा है। मीठा है, मीठा और पिया, ये दोनों जुमले शरबत को मुज़क्कर बना रहे हैं, तो आप आखिर में ब्रैकेट में लिख देंगे मुज़क्कर। उसके बाद है सूरज। सूरज निकल गया। ठीक है, या सूरज बहुत चमक रहा है, तो रहा निकल गया, यहाँ से वाज़े हुआ कि सूरज जो है ये मुज़क्कर है। ठीक है, दर्ज झैल जुमलों को इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका वाहिद जमा होना वाज़े हो जाए। तो ये 2 मार्क्स के आपको पूछे जाएंगे। पहला है सबब। सबब का मतलब होता है कोई रीज़न, कारण। ठीक है, आलूदगी। आलूदगी का क्या सबब है? क्या सबब है? ठीक है, एक ही यहाँ पर पूछा गया, मानी ये वाहिद है। ठीक है, क्योंकि है का ये सबब को वाहिद बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है औराक। औराक वरक की जमा है, यानी ज़्यादा पेजेस। सभी औराक जल गए। जल गए। अब यहाँ पर देखें गए सभी, ये औराक को जमा बना रहे हैं, तो ये आएगा जमा। ठीक है, उसके बाद है दिए गए हुरूफ की तारीफ मिसालों के साथ करें। यहाँ पर ऑप्शन 3 है, 3 में से आपको सिर्फ 2 के जवाब लिखने हैं। हुरूफ तासीफ। तासीफ अफसोस को कहते हैं। सबसे पहले आप इनके मानी समझें, खुद ब खुद आपको ये लिखने आ जाएंगे। वो हुरूफ जो अफसोस के इजहार के मौके पर बोले जाएं, जैसे हाय, उफ वगैरह। उसके बाद है हुरूफ आत्फ, यानी जो 2 जुमलों को, 2 कलमों को आपस में मिलाने का काम करें, जैसे और, या वगैरह। ठीक है, हुरूफ निदा। निदा का मतलब होता है पुकारना, यानी वो हुरूफ जो किसी को पुकारने के मौके पर बोले जाएं, जैसे ओ, अजी, सुनो वगैरह। ठीक है, उसके बाद है हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। उस्ताद ने सबक पढ़ाया, इस जुमले में सबक क्या है? तो देखिए, जिस चीज़ के साथ कुछ हो उसे मफूल कहते हैं, यानी उस्ताद ने सबक को पढ़ाया, सबक को पढ़ाया गया, तो ये मफूल है। अकरम ज़हीन लड़का है, इस जुमले में ज़हीन क्या है? इस जुमले में ज़हीन है सिफत। अगर यहाँ पर एक सवाल मैं आपको देता हूँ, आप इसका जवाब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, आपको ऐसा सवाल एग्जाम में ज़रूर पूछा जाना है। अगर इसी जुमले में ये बताया जाए कि इस जुमले में लड़का क्या है,
तो वो क्या होगा, लड़का। ठीक है, इस जुमले में लड़का क्या है, तो उसका जवाब क्या होना चाहिए, वो जवाब इन ऑप्शंस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए अगर आपको नहीं आता है तो उसके लिए आप तरकीब नहवी की मेरी एक 40 मिनट की वीडियो है, आप उसको जाकर ज़रूर देखें। ठीक है, उसके बाद है पुलिस ने कातिल को पकड़ा। इस जुमले में पुलिस क्या है, पुलिस यानी जिसने कातिल को पकड़ने का काम किया, और जो कोई काम करता है या काम करने वाला उसे हम फाइल कहते हैं। ठीक है, कातिल यहाँ पर कौन है, कातिल यहाँ पर है मफूल। अगर कातिल पूछा जाता तो वो आपका मफूल रहना था। उसके बाद है उसने काला लिबास पहना है, काला लिबास, तो ये यहाँ पर काला क्या आएगा, यहाँ पर आएगा सिफत। उसके बाद है वो चिड़िया लाल रंग की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस जुमले में चिड़िया क्या है, इस जुमले में चिड़िया है मुशार इले। वो चिड़िया एक मुरक्कब है, मुरक्कब है इशारी, जो इशारा और मुशार इले से मिलकर बने, तो वो इशारा है। अगर वो पूछा जाता कि वो क्या है तो वो इशारा होना था, लेकिन यहाँ पर चिड़िया पूछा गया है तो चिड़िया यहाँ पर मुशार इले है। ठीक है, उसके बाद है दर्ज झैल मुहावरात में से सिर्फ 2 के जुमले बनाइए। देखिए स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ जुमले बनाने हैं। ठीक है, अगर आपको मानी नहीं भी आते होंगे तो कोई बात नहीं, वैसे अगर आप एग्जाम में मानी के साथ लिखें तो बहुत बेहतर रहेगा। तारे गिनना, रात भर जागना, आजकल के बच्चे रात भर तारे गिनते रहते हैं, ये आप ही पर बेस्ड है। आजकल करना, टाल मटोल करना, बहाना करना, कर्ज अदा करने में आजकल नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है छाती पीटना यानी मातम करना, राजू की मौत पर, राजू की मौत पर उसके माँ बाप छाती पीट रहे हैं। उसके बाद है किसी एक जुमले की तरकीब नहवी कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी स्टूडेंट को अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ यूट्यूब पर सर्च करें तरकीब नहवी बाय बुनियाद उर्दू। मेरी 2 वीडियो आपको टॉप से ही दिख जाएंगी, टॉप रैंक्ड पर मेरी वीडियो आपको पहले नंबर पर मिलेगी, आप उसको देखें। और दूसरी साथ ही आपको 40 मिनट की वीडियो मैंने बनाई है, आप उसको भी ज़रूर देखें, क्योंकि तरकीब नहवी से आपको टोटल 6 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। एक तो आपका 4 मार्क्स का डायरेक्ट तरकीब नहवी पूछा जाएगा, और साथ ही 2 मार्क्स के आपको हिदायत के, जो ऊपर हमने सवाल देखा हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए, वहाँ पर आपको 2 मार्क्स के 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। अकरम का भाई इंस्पेक्टर है। अब यहाँ पर देखें, ये जुमला इस्मिया खबरिया है और दूसरा है जुमला फेलिया खबरिया। अब इसकी तरकीब नहवी क्या है, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपने है लिखना है, यह आएगा आपका फेले नाकिस ऐसे। उसके बाद अकबर का भाई, अकबर क्या है, अकबर आपका आएगा मुजाफ इले, यह आएगा मुजाफ इले। अब ध्यान से देखना, का हरफ इजाफी, क्या है ये, हरफ इजाफी। उसके बाद भाई, भाई आपका आएगा मुजाफ। अब ये तीनों मिलकर बने आपका मुब्तदा, क्या बना, मुब्तदा। लास्ट में है इंस्पेक्टर, तो आपका इंस्पेक्टर आएगा खबर। ठीक है, अब ये सारा जुमला कौन सा बना, ये जुमला बना जुमलाए इस्मिया खबरिया, ये आपने आगे लिख देना है। 3 मार्क्स आपको ये इनकी तरकीब नहवी करने का मिलेगा, और एक नंबर आपको जुमले का नाम बताने का मिलेगा। उसके बाद है असलम ने अमजद को मारा, तो यहाँ पर देखें ये जुमला फेलिया खबरिया है, यहाँ पर आएगा मारा फेले ताम, असलम फाइल जिसने कोई काम किया, ने अलामत फ़ाइल। ठीक है, अलामत फ़ाइल, अमजद मफूल, अमजद को मारा गया तो ये मफूल आएगा, और को यह आएगा अलामत मफूल। तो ये जुमला आपका कौन सा हुआ, ये जुमला फेलिया खबरिया हुआ। ठीक है, अब हिस्सा जीम को देखें। दर्ज झैल असनाफ में से किसी एक पर नोट लिखिए, तो आप इनको अच्छे से देख लेना। दर्ज झैल असबाक में से एक का खुलासा लिखिए। देखिए यहाँ पर भी स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें ये कितने अल्फाज का लिखना है। बेटा ये कोई अल्फाज का नहीं, ये पूरा लिखना है आपको, जितनी स्टोरी है उतनी ही आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें कोई लफ्जी रियायत नहीं है कि आपको ये 40-50 का लिखना है। खुशामद जितना मैंने अपलोड किया है आपको उतना लिखना पड़ेगा। आसमान फूल और लहू की स्टोरी जितनी है, जितनी मानी मतलब इसकी समरी बनाई है, इसका खुलासा मैंने बनाया है, या जो आपके गाइड में है या जहाँ से आपने याद किया है, आपको उतना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है,
اس کے بعد ہے درج ذیل اشعار میں سے 3 کی تشریح با حوالہ شاعر کریں. شاعر کے نام کے ساتھ آپ کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کو شاعر کا نام ضرور بتانا ہے. ایک ایک نمبر آپ کو شاعر کا نام بتانے کا ملے گا. تو ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا, دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا. تو یہ شعر پہچانے, میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے. اس کے بعد ہے نہ گور سکندر نہ قبر دارا, مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. گور کس کو کہتے ہیں؟ قبر کو. ٹھیک ہے, شاعر فرماتے ہیں کہ یہ دنیا, یہ شعر آتش کی غزل سے لیا گیا ہے. تو شاعر فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک فانی دنیا ہے, یہاں پر ہر ایک چیز کو ختم ہو جانا ہے, مٹ جانا ہے. تو پھر غرور کس چیز کا؟ یہاں پر سکندر اور دارا جیسے نامی بڑے بڑے طاقتور بادشاہ ختم ہو گئے, مٹ گئے, یہاں تک کہ ان کی قبروں کے نشان تک مٹ گئے. تو پھر ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں, ہم لوگوں نے بھی یہاں سے نکل جانا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے تکبر نہیں کرنا ہے, گھمنڈ نہیں کرنا ہے. زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا, بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. یہ شعر بھی آتش کی غزل سے ہی لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو شاعر فرماتے ہیں کہ جس طرح اس دنیا میں, اس چمن میں, اس باغ میں طرح طرح کے پھول کھلتے ہیں اور مرجھا جاتے ہیں, بالکل اسی طرح یہ آسمان بھی اپنے رنگ بدلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نکل سکتے بھی تو کیوں کر حصار ذات سے, صرف دیواریں ہی دیواریں تھیں, دروازہ نہ تھا. کتنا خوبصورت شعر ہے, اس کی تشریح بہت زیادہ ہو سکتی ہے. ہمدم کاشمیری کی غزل سے یہ شعر لیا گیا ہے. شاعر فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کا صرف ایک ہی نظریہ ہے, ہم لوگ صرف ایک ہی چیز کے اندر پھنس گئے ہیں, ہم نے پوری دنیا کو دیکھا ہی نہیں. ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہم جموں کشمیر کے ہیں, تو بھائی اتنی ہی دنیا ہے. اتنی دنیا نہیں ہے. جب آپ جموں کشمیر سے آگے نکلیں گے, جموں کشمیر سے باہر جائیں گے, تو آپ کو لگے گا کہ دنیا تو بہت بڑی ہے. ٹھیک ہے, اور دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے تھا. تو یہ شاعر فرماتے ہیں کہ ہم اپنی ذات کی چار دیواری سے باہر کیسے نکل سکتے تھے, ہماری تو چاروں طرف دیواریں ہی دیواریں لگا دی تھیں, کوئی دروازہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو اس کی تشریح ویسے بہت بڑی ہو سکتی ہے اور اس کے معنی بھی الگ ہیں. ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو یہاں پر بتانا نہیں چاہتا. خیر, آپ اتنا ہی لکھیں, یا اس کی تشریح میں نے کروائی ہے, آپ اس کو ہمدم کاشمیری کی جو غزلیں ہیں بہت آسان طریقے سے میں نے سمجھائی ہیں, آپ ان کو جا کر ضرور دیکھیں. کوئی امید بر نہیں آتی, کوئی صورت نظر نہیں آتی. امید بر آنا یعنی امید کا پورا ہونا. تو شاعر فرماتے ہیں کہ یہ مرزا غالب کی غزل سے لیا گیا ہے. غالب کی غزل کا مطلب ہے یہ. ٹھیک ہے, تو کوئی امید بر نہیں آتی, کوئی صورت نظر نہیں آتی, پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی, اب کسی بات پر نہیں آتی. شاعر فرماتے ہیں کہ محبوب سے ملنے کی کوئی امید مجھے پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے, اور پوری ہو ایسی صورت بھی نظر نہیں آتی. تو یہ غالب کی غزل کا شعر ہے. اس کے بعد درج ذیل سوالات میں سے صرف 2 کے جواب لکھیے. پہلا کیا ہے, پنڈت چندردھر اپنے پیشے سے کیوں بیزار تھے؟ کیونکہ ان کی جو ماہانہ تنخواہ تھی وہ صرف 15 روپے تھی, جس سے ان کے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا. خوشامدی میں کیا کیا عیب ہوتے ہیں؟ خوشامدی میں طرح طرح کے عیب ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ دوسروں کو چھوٹا اور خود کو بڑا سمجھتا ہے. وہ ہمیشہ دوسروں کی برائی کرتا ہے, دوسروں کی جھوٹی تعریف کرتا ہے. کلیئر. ملک صادق کون تھا اور شہزادے کے ساتھ اس کا کیا رشتہ تھا؟ ملک صادق جنوں کا بادشاہ تھا اور شہزادے کے والد کے ساتھ اس کی دوستی تھی, یعنی وہ شہزادے کے والد کا دوست تھا. درج ذیل سوالات میں سے صرف 2 کے جواب لکھیے. یہ حصہ منظوم سے ہیں, یعنی جتنی بھی نظمیں ہیں, ربائی, قطع, مرثیہ, نعت وغیرہ وہاں سے ہیں. نعت کسے کہتے ہیں؟ آپ کے نصاب میں شامل نعت کا نام کیا ہے؟ وہ نظم جس میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے. اور آپ کے نصاب میں جو نعت شامل ہے اس کا نام ہے بنی نوئے انسان کا غم کھار آیا. اور اس نعت کے شاعر کون ہیں وہ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں. مفلس آدمی کو یہاں پر مفلسی ہوگا یہ. ٹھیک ہے, مفلسی آدمی کو کس طرح سے ستاتی ہے؟ تو مفلسی آدمی کو طرح طرح سے ستاتی ہے. لوگ اسے جانور سمجھتے ہیں, اسے پرانے پھٹے کپڑے پہننے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سماج میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی. تو یہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. شاعر کو ہر بات میں کلفت کیوں نظر آتی ہے؟ کلفت مانی پریشانی. شاعر کو ہر بات میں کلفت اس لیے نظر آتی ہے کیونکہ اب اس نے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیا ہے. جوانی کے دن اس نے بیکاری میں گنوا دیے, اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا, اس لیے اسے اب کلفت نظر آ رہی ہے. اس کے بعد ہے درج ذیل میں سے کسی ایک ادیب یا شاعر کے حالات زندگی تحریر کیجیے. دیکھیے یہاں پر بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس کا میرے کو ضرور کمنٹ آئے گا کہ سر حالات زندگی اس بار نہیں آنی ہے. بیٹا کیونکہ میں جانتا ہوں پچھلے سال بھی یہ آپ کا سلیبس بالکل ایسے ہی تھا
उस बार भी यही बताया था कि हालात ज़िंदगी और ख़त या एप्लीकेशन में आपको चॉइस मिलेगी, लेकिन नहीं हुआ था। ठीक है, तो आपने इसको अलग से तैयार करना है। आपने हालात ज़िंदगी जो मैंने आपको बताई है, आप हालात ज़िंदगी ज़रूर याद करें। यहाँ पर चॉइस आपको नहीं होगी। और मान लो अगर 2 मिनट की खातिर अगर चॉइस एग्ज़ाम में आप भी गई, तो भी 2-3 टॉपिक और याद करने से आपको फ़र्क क्या पड़ेगा? जब आप इतना सिलेबस कर रहे हैं तो सिर्फ एक सवाल के खातिर इतना रिस्क क्यों लेना? ठीक है, तो आप जो मैंने आपको हालात ज़िंदगियाँ बताई हैं, आप उन शायरों को अच्छे से देखें। ठीक है, तो उसके बाद अगला सवाल है, यहाँ पर या तो खत आपको तैयार करना है या फिर दरखास्त। तो इसी की बात कर रहा था मैं कि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं है, मैं जानता हूँ। जो आपका सिलेबस है उसमें बताया हुआ है, जो सिलेबस का हिस्सा है आपका, उसमें बताया हुआ है कि दरखास्त और हालात ज़िंदगी में आपको चॉइस मिलेगी। लेकिन वो पिछले साल भी तो वैसा ही था और बाद में नहीं पूछा गया था, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो रिस्क नहीं लेना। तो आप इसको अच्छे से तैयार करें, या जो खतूत हैं आप इनको अच्छे से तैयार करें, या फिर जो आपकी दरखास्तें हैं मैंने बताया हुआ है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, तो आप इनको अच्छे से देख लेना। उसके बाद है उन्वान यानी मजमून। ये आपको 150 से 200 अल्फाज का लिखना है। खेलों की अहमियत, इंटरनेट के फ़ायदे, मेरा बेहतरीन दोस्त। तो आप किसी भी एक को अच्छे से लिखेंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।